सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं कल्पना ढोरे EFA स्कूल रेडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हमारे स्कूल की कुछ चटपटी खबरें। आइए अब देर न करते हुए हम चलते हैं हमारे स्कूल की चटपटी खबरों की ओर। तो हमारे स्कूल की चटपटी खबरें कुछ इस प्रकार है। नवंबर माह कुछ खास गतिविधियां लेकर आया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का महोत्सव मनाया गया। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी शाला में भी रोचक गतिविधियां हुई। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। शाला की छात्राओं ने गोंडी लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। माह के प्रथम सप्ताह में छात्राओं ने मतदाता जागरूकता हेतु साइकिल रैली निकाली। NCC एवं स्काउट गाइड की छात्राओं द्वारा शाला में सुंदर रंगोली उकेरी गई। जिले के स्टेडियम में भी छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाई और वॉल पेंटिंग में भी अपना हुनर दिखाया। माह के द्वितीय पक्ष में छात्राओं ने दिवाली उत्सव मनाते हुए दियों को आकर्षक ढंग से सजाया। मटकी सजाओ प्रतियोगिता में भी छात्राओं का उत्साह देखते बनता था। हम यह कह सकते हैं कि नवंबर माह उल्लास, उमंग और उत्साह से सरोवर रहा। तो हमारी नवंबर माह की स्कूल की खबरें कुछ इस प्रकार थी। तो मैं कल्पना ढोरे आपके साथ बनी रहूंगी हर महीने की चटपटी खबरों के साथ। तो बाय बाय, टाटा, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। मैं श्रद्धा गुप्ता आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका सारांश है कि हम बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। वो बात बात पर गुस्सा होती थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा समझाती रहती थी, परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसके टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉट रखा था। तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पॉट से टकराया और गिरने पर उसके कई टुकड़े हो गए। अब क्या? परी गुस्से से बौखला उठी। तभी उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छूमंतर हो गया। तब अपनी माँ ने कहा, देखा परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तब से उसने गुस्सा न करने का एक वादा अपनी माँ से किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो? तो चलो हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती तनुजा ठाकुर EFA स्कूल शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई की भूगोल विषय की वरिष्ठ अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा EFA स्कूल के माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें बच्चों का बहुआयामी विकास हो रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिका भी भाग ले सकते हैं। आज मुझे इसी संदर्भ में जो विषय दिया गया है
आप लोगों से शेयर करने के लिए, वह है सैर सपाटा। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। हमारा भारत देश प्राकृतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध देश है। मुझे अपने भारत की प्राकृतिक सुंदरता देखने का बहुत शौक है। इसलिए मुझे जब भी समय और मौका मिलता है, मैं अपने परिजनों व दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल ही जाती हूँ। मैं प्रायः हर छुट्टी में भारत के किसी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जगह पर जरूर जाती हूँ। इस साल हम लोग गर्मी की छुट्टी में उत्तराखंड घूमने का मन बनाए। हम लोग बालाघाट से गोंदिया और फिर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली और दिल्ली से प्राइवेट टैक्सी से हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने गए। हरिद्वार से बद्रीनाथ करीब 10 घंटे का रास्ता है। बद्रीनाथ काफी ऊंचाई पर है, इतना सुंदर है कि मन को मोह लेता है। बद्रीनाथ पहाड़ों को काटकर रोड बनाई गई है। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है वह काफी दर्शनीय है। जब हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे तब रात के करीब 7 बज चुके थे। ठंड इतनी थी कि शायद 3 डिग्री तापमान था। हमने दर्शन करके सुबह हम रामदेव बाबा का योग सेंटर पहुंचे, जो विश्व के लोग योगा व स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। यह हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर दूर योग ग्राम पतंजलि के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की बुकिंग हमने पहले से ही करवा के रख ली थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो अनुभव मैंने वहाँ रहकर लिया है वह हम टीवी में देखकर नहीं ले सकते। पतंजलि योगग्राम करीब 150 हेक्टेयर में बनाया गया है। यह योग सेंटर देखने में काफी सुंदर है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। प्रायः सभी प्रकार के फल यहाँ पर जैविक रूप से उगाए जाते हैं। यहाँ हर प्रकार के बीमारी वाले रोगी आते हैं और ठीक होकर योगा के माध्यम से और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जाते हैं। यहाँ पर रहने व खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ सभी प्रकार के डॉक्टर हैं जो प्रारंभिक जांच करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सभी बीमारियों को ठीक करते हैं। हमारे भारत के इस योग चिकित्सा व प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया है, इसीलिए आज भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इस तरह मेरी यह यात्रा दर्शनीय, धार्मिक एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु बड़ी सफल रही। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। हेलो EFA रेडियो, मैं आपके साथ अंजलि शेंडे, क्लास 12th, EFA MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। मैं आपको आज एक भजन सुनाने जा रही हूँ जो एक राम जी का लोकप्रिय भजन है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी राधे प्यारे मोहन संग आ जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। थैंक यू आप सभी का। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है और उसकी बहुत सारी यादें भी होती है। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, बचपन की यादें। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती नीलम हजारी, EFA महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में पदस्थ हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच अपनी बचपन की यादें लेकर। कितना प्यारा होता है बचपन, कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे याद है मैं छोटी सी थी, लेकिन हाँ शायद थोड़ी अलग थी। एक गंभीरता थी मुझ में बचपन से ही। तो मुझे एक समय याद है अपना, जब बाकी बच्चे खेला करते थे, तब मैं एक मोहल्ले में रहने वाली दादी जी, उनके पास जाकर बैठ जाया करती थी और उनके जीवन के बहुत सारे किस्से सुनती थी। वो दादी जी मुझे हमेशा अपने बचपन की बातें बताती थी और जीवन के कुछ अनुभव भी बताया करती थी मेरे उम्र के लिहाज से। मैं छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो बातें बहुत अच्छी लगती थी। रोज शाम को उनके साथ घूमने जाना, मंदिर जाना, उनकी बातें सुनना। पूरे मोहल्ले के बच्चे और बड़े भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो दादी अम्मा बन गई अभी से। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि वो बचपन की मधुर याद, उनकी बताई हुई बहुत सारी बातें आज भी मेरे ज़हन में घूमती हैं और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में काम आती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बेटा, वृद्धों के पास, दादी के पास, दादा के पास, नाना नानी के पास, जो वृद्ध हैं उनके पास बैठना चाहिए। उनके अनुभव हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं और हमें जीवन की सच्ची राह दिखाने में बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों, आप सब भी अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे ना, उनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। गुड मॉर्निंग EFA रेडियो। मेरा नाम सपना रहांगडाले, मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। जब मैं 10th में थी तो मेरे मस्तिष्क में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि मैं कौन से विषय का चयन करूँ, परंतु मुझे साइंस विषय में रुचि थी, इसीलिए मैंने साइंस विषय का चयन किया। किंतु मुझे ये पता नहीं था कि आगे चलकर मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मैं अपना कैरियर कैसे बना सकती हूँ। फिर मेरी केमिस्ट्री की शिक्षिका श्रीमती दुबे मैम ने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। ये उत्तर हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हुए। दुबे मैम द्वारा दिए गए उत्तर कुछ इस प्रकार है। जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं,
12वीं के बाद वे विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। मैथ्स के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे में 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद वे जेई की परीक्षा द्वारा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। बीटेक विभिन्न ट्रेड में होता है। बायोलॉजी विषय लेकर पढ़ने वाला विद्यार्थी मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस आदि में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्तमान में नीट परीक्षा के मार्क्स द्वारा ही नर्सिंग में भी एडमिशन मिलता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी छात्र कैरियर बना सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, थेरेपी एंड काउंसलिंग जैसे कई सेक्टर में कैरियर बनाया जा सकता है। कई विश्वविद्यालय हैं जो कि मनोविज्ञान का कोर्स कराते हैं। 12th पास छात्र मरीन साइंस में कैरियर बना सकते हैं। देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मरीन साइंस में डिप्लोमा डिग्री तक कोर्स कराते हैं। मरीन साइंस पूरी करने के बाद युवाओं को मरीन एजुकेटेड, साइंस राइटर, फिल्म मेकर, इको टूरिज्म गाइड, पार्क रेंजर आदि में नौकरियां मिलती है। 12वीं साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाला एक्शियन में भी कैरियर बना सकते हैं। इसमें छात्रों को विमान के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें बीएससी के अलावा बीटेक आदि कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं। स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में भी कैरियर बना सकते हैं। जिन छात्रों ने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है वे इन क्षेत्र में डिग्री PhD कर सकते हैं तथा रिसर्च के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग के साथ प्रयोग से सजीव जीवों व उनसे मिलने वाले उत्पादकों के बारे में काम किया जाता है। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स एस्ट्रोफिजिक्स में कैरियर बना सकते हैं। इसकी पढ़ाई करने वाला छात्र खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी के बारे में समझते हैं। ऐसे छात्र इसमें जैसे प्रमुख केंद्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हर विद्यार्थी का सपना होता है। 12th पास स्टूडेंट्स फॉरेंसिक साइंस में भी कैरियर बना सकते हैं। CBI जैसे विभाग में नौकरी मिलती है। प्राइवेट कंपनी भी हायर करती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको सपने और सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है। तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। मैं अनीमा शेख आज आपको चलो जाने के अंतर्गत कुछ बताना चाहती हूँ। आइए मित्रों, आज हम आपको भारत के इतिहास के ऐसे गौरवशाली अनूठे वास्तुशिल्प के बारे में बताएंगे जो विश्व में अपने आप में अनूठा है। भारत की धरती पर मौजूद ये इमारत ऐसी है जिसको देखने मात्र से आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे। मित्रों, भारत के हृदय स्थल अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप एक नायाब वास्तुशिल्प है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर यह स्तूप सांची गांव में स्थित है। यहाँ 3 स्तूप हैं। पहले स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। दूसरे स्तूप का निर्माण 2री शताब्दी में हुआ था और यह एक कृत्रिम मंच के ऊपर एक पहाड़ी की सीमा पर स्थित है। तीसरा सांची स्तूप पहले सांची स्तूप के पास स्थित है और इसमें अर्धकार गुंबद के ऊपर एक मुकुट है, जिसे एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। सांची के सभी 3 स्तूप विश्व विरासत स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माने जाते हैं और वर्तमान में यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, चलते चलते आपको इन स्तूपों की कुछ खास विशेषताएं बताना चाहूँगी। ये स्तूप एक मिट्टी का दफन टोला है जिसका सामना पत्थरों से किया गया है। बौद्ध धर्म में शुरुआती दौर में बौद्ध की राख के अंश होते थे। परिणाम स्वरूप स्तूपों को बौद्ध के शरीर से जोड़ा जाने लगा। अद्भुत वास्तुकला का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करते ये स्तूप हमारी धरोहर है। धन्यवाद मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर?
आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। मैं माही रणगिरे MLB गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट से क्लास 6A की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। भूमंडलीकरण के युग में अब अपनी पहचान कहाँ है? आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? भूमंडलीकरण के मद में हम सब कैसे झूम रहे हैं? टीवी टेलीफोनों से ही सारी दुनिया घूम रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है, चिंतन का विस्तार कहाँ है? जन जन में जो फैल रही है उस शिक्षा में संस्कार कहाँ है? बड़ी बड़ी खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं। बड़े बड़े भवनों में झाके तो 2 टूटे परिवार पड़े हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बात बंद है। अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। जन्म जन्म के बंधन वाला बोलो देव विधान कहाँ है? आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मधुघोष कहाँ है? धन से कोस भरे हैं लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है? राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है? रामराज में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है? कितने ही अपहरण हो रहे किंतु कहो हनुमान कहाँ है? आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कवि कुल गुरु की सृजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है? फूहड़ गीतों में खोया जो वह मृदुल सिंगार कहाँ है? मन को जो आंदोलित करते कविता की वह धार कहाँ है? भोजराज की कविता वाला वह वैभव विस्तार कहाँ है? तुलसी सूर्य निराला दिनकर और रहीम रस खान कहाँ है? आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जानते हैं हमारे इस एपिसोड के टीचर ऑफ द डे के बारे में। नमस्कार, मैं EFA MLB स्कूल से सतीश सिंह ठाकुर यहाँ पे संगीत शिक्षक के पद पर विगत 25 वर्षों से यहाँ पे पदस्थ हूँ। मैं रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासकीय MLB स्कूल बालाघाट में विगत 25 साल से मैं संगीत की शिक्षा बच्चों को दे रहा हूँ, जिसमें शास्त्रीय राग पे आधारित रागों का हम लोग बच्चों को शास्त्रीय ज्ञान देते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार की राग होती है, उनमें हम रागों को कैसे गाना है, किस लय में गाना है, किस ताल में गाना है, इन सभी का हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं। और बच्चों को समय समय पर जो लोक शिक्षण संचालक की ओर से प्रतियोगिता आयोजित होती है, जैसे कला उत्सव, बाल रंग उत्सव, इसमें भी बच्चों को हम पार्टिसिपेट कराते हैं। और बच्चे इसमें लोकगीत गायन, राष्ट्रीय गीत गायन, लोक गायन और वादन कलाकार में भाग लेके स्टेट लेवल तक हम लोग यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं। हम लोग बच्चों को उनमें संगीत के प्रति जागरूक करने का हमने यहाँ पे बीड़ा उठाया है। क्योंकि यहाँ के बच्चे कुछ कमज़ोर परिस्थिति में आते हैं, तो वो बाहर वो संगीत की इतनी महंगी शिक्षा लेने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं उनको निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पे संगीत का जो बारीकी है, संगीत का जो ज्ञान है, संगीत में उनमें उत्साह उत्पन्न करता हूँ। यही नहीं, यहाँ के बच्चों ने कई बार 12वीं के बाद में BA, MA और BCom की पढ़ाई ना करके BMUS की डिग्री भी ली है। इसका मेरे पास उदाहरण है। और वो बच्चे आज संगीत में BMUS करके गायन में या वादन में करके अच्छे जगह पे पारिश्रमिक कमा रहे हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा मैं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मुझे पिछले 20 साल से मैं BLO का कार्य भी करता हूं। और इसी तारतम्य में मुझे
सफल कार्य करने हेतु वर्ष 2014 से लगभग 8 बार लगातार उत्कृष्ट BLO का निर्वाचन आयोग की तरफ से पुरस्कार दिया जा चुका है और मैं इस BLO के कार्य को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ संपन्न कर रहा हूँ। इतना कह के मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो कैसे लगे हमारे टीचर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। नमस्कार EFA रेडियो, मैं शालिनी बेद्रे आप सभी का स्कूल सुपरस्टार में स्वागत करती हूँ। आज स्कूल कलाकार के अंतर्गत हम आपको परिचय कराएंगे हमारी स्कूल की संध्या सोनेकर से, जो कबड्डी, रोड साइकिलिंग और खो खो में खिलाड़ी रही है। संध्या, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमारी संध्या गणपत सोनेकर है। मैं EFA हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की कक्षा 12वीं गणित संकाय की छात्रा हूँ। संध्या, आपको किस किस खेल में रुचि है? मेरी रुचि कबड्डी, रोड साइकिलिंग एवं खो खो में रही, जिसमें कबड्डी में मेरी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और रोड साइकिलिंग में जबलपुर संभाग स्तरीय में दूसरे स्थान पर आकर मैंने रजत पदक प्राप्त किया। संध्या, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे शिक्षकों एवं खेल शिक्षिका महाजन मैम से मिली, जिन्होंने मुझे ये बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है एवं मन शांत होता है, जिससे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हमें याद होने लगता है। संध्या, आपने बताया कि आप गणित संकाय की छात्रा हो, तो आप दोनों चीज़ें अपनी पढ़ाई और खेल कैसे मैनेज करती हो? क्योंकि गणित तो एक कठिन विषय है। मैंने इसके लिए एक समय सारणी बना रखी है, जिसमें सुबह में मैं अपनी साइकिलिंग और बाकी अन्य खेलों की प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, जिससे मेरे दोनों कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। संध्या, आप अपने स्कूल की छात्राओं को कुछ संदेश देना चाहोगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितना महत्व हम पढ़ाई को देते हैं उतना ही अपने खेल को भी देना चाहिए, क्योंकि हम तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे जब हमारा मन शांत होगा, शरीर स्वस्थ होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।